नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह मेरा प्रोफाइल पेज है जिस पर यह कार्यक्रम हर मंगलवार को शाम 7 बजे आयोजित किया जाता है और मैं लेकर आती हूँ आप दो कविताएं। तो चलिए ले चलती हूँ आपको आज इस नए सफर में। आज मैं जिन साहित्यकार की दो कविताएं और एक कहानी लेकर आई हूँ उनका नाम है डॉक्टर रेखा मित्तल। मेरी बहुत ही प्रिय मित्र हैं और साथ ही बहुत श्रेष्ठ कहानीकार हैं। कविताएं दिल को जिस तरह से छूती हैं उसी तरह उनकी कहानियां भी संवेदनशील होती हैं। उनमें भाव होते हैं, सामाजिक ताना बाना होता है और रिश्तों की पकड़ उन्हें बहुत अच्छी है। तो बिना किसी देरी के अब मैं आपको ले चलती हूँ इस सफ़र पर जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। आज एक नई जगह से अपने मित्र के यहाँ आई हुई हूँ, वहीं से ये कार्यक्रम कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी, ये कविताएं, ये कार्यक्रम पसंद आएगा। चलिए तो चलते हैं, देर नहीं करूँगी। और मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वे भी नहीं आई हैं, लेकिन मैं तब तक आपको उनका संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। जी हाँ, डॉक्टर रेखा मित्तल जी चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इन्होंने एमए हिंदी, एमफिल, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। इन्होंने डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी किया है। लेखन के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, सर्टिफाइड काउंसलर हैं, साइकिलिस्ट हैं और समाज सेवा में संलग्न हैं। तो बहुत मल्टीटास्किंग है, बहुआयामी प्रतिभा है इनकी। और जिसे कहते हैं ना कि एक निर्झरा है जो उच्छल सा निश्चल सा अपनी गति में आगे बढ़ता है। तो मैं उनको उसी से तुलना करूंगी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ प्रदीप चौहान दीप जी की उपस्थिति हुई है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और ले चलती हूँ आज के इस कार्यक्रम के सफर पर जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। और मैं लेकर आई हूँ चंडीगढ़ की मशहूर साहित्यकार डॉक्टर रेखा मित्तल जी। उनकी एक कहानी और दो कविताएं आपको सुनाऊंगी। उनका छोटा सा परिचय मैं दे रही हूँ। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में वे लिखती हैं। काव्य संग्रह दूज का चांद और नेह के धागे और कहानी संग्रह है कागज की कश्ती और दिल के दरीचे। इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और 2 प्रकाशाधीन हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है और उनको प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको आज के इस सफ़र पर। तो उनकी कुछ विशेषताएं जो हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनके विषय में आपको बताना चाहती हूँ। काव्य संग्रह नेह के धागे का जनवरी में श्रीलंका में भव्य समारोह में उसका लोकार्पण हुआ था। मॉरिशस, श्रीलंका, जॉर्जिया, बाली अनेक साहित्यिक यात्राएं कर चुकी हैं, करती रहती हैं। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी द्वारा इनकी कहानी वह गुलाब को पुरस्कृत किया गया। मॉरिशस में हुए 2023 में हुए हिंदी सम्मेलन में इनको राष्ट्रीय काव्य गौरव के सम्मान से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ अकादमी द्वारा इनकी पुस्तक चयनित की गई है अवार्ड के लिए और साथ में इनकी कहानी, कई कहानियाँ कई मंचों से जो है उनको पुरस्कृत किया गया है। और YouTube पर एक कहानी इनका ऑडियो आता रहता है और कई सारे दूरदर्शन, आकाशवाणी सब पर ये छाई रहती हैं। और साइकिलिंग इनका रुचि इनकी है साइकिलिंग में और डेली 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी ये हमेशा लगी रहती हैं, जुटी रहती हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। और हो सके तो सर इसको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो बहुत अच्छा रहेगा, जुड़ जाएंगे सब लोग। और आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ मंच संचालन का अनुभव है
और मेलबर्न रेडियो पर भी इनकी कहानियाँ होती रहती हैं प्रसारित। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम फिर वही तारीख खूब चर्चा का विषय बनी। अभी हाल ही में उनकी एक कहानी, टिक्कू कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी को, जिसका नाम है टूरा, चयनित किया गया है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं और जिसे कहते हैं ना, सफ़र अभी और बाकी है। तो आगे आगे ऐसी और खबरें प्रसिद्धि की हमें मिलेंगी। तो मैं जल्दी से ले चलती हूँ आपको उनकी पहली कविता की ओर। प्रेम मौन भी, ये है उनकी पहली कविता। तो प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिएगा। तुम्हारा मेरे जीवन में होना, तुम्हारा मेरे जीवन में होना कितना सच है। तुम्हारा मेरे जीवन में होना कितना सच है नहीं जानती मैं, पर महसूस करती हूँ तुम्हारी मौजूदगी अपने आसपास। मैं यह भी नहीं जानती तुम्हारे जीवन में थी भी या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ मैं कि तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर मौन हो। तुमने कभी कुछ कहा नहीं, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब कुछ सुनती रही। और शायद यही सच्चा प्रेम है। एक दूसरे से बेखबर करते थे प्रेम दोनों ही, एक दूसरे से बेखबर करते थे प्रेम दोनों ही, अमृता और साहिर की तरह, अमृता और साहिर की तरह। मिलना और पाना जरूरी नहीं, मिलना और पाना जरूरी नहीं, मेरे जीवन में तुम्हारा होना ही काफी है, मेरे जीवन में तुम्हारा होना ही काफी है। शायद तुमने भी लिखकर नाम मेरा, शायद तुमने भी लिखकर नाम मेरा कई बार मिटाया होगा, शायद तुमने भी लिखकर नाम मेरा कई बार मिटाया होगा। खत भी लिखे तो जरूर होंगे, खत भी लिखे तो जरूर होंगे, चाहे पोस्ट ना हुए हों। प्रेम तो था, प्रेम तो था, चाहे कबूल ना किया हो, प्रेम तो था, चाहे कबूल ना किया हो। प्रेम मौन रहता है, प्रेम मौन भी होता है, प्रेम मौन भी होता है। जरूरी नहीं अल्फाजों में बयां किया जाए या दर्शाया जाए लाल गुलाब से। प्रेम तो था, चाहे कबूल ना किया हो, प्रेम मौन भी होता है। जरूरी नहीं अल्फाजों में बयां किया जाए या दर्शाया जाए लाल गुलाब से। अनुभूत भी किया जा सकता है, अनुभूत भी किया जा सकता है, बिन बोले बिन लिखे। कई बार प्रेम गूंगा हो, कई बार प्रेम गूंगा भी होता है। अनुभूत भी किया जा सकता है, बिन बोले बिन लिखे। कई बार प्रेम गूंगा भी होता है। तो यह था उनका एक नजरिया प्रेम के प्रति कि प्रेम मौन भी होता है। तो ये थी उनकी पहली कविता जो मैंने आपके समक्ष पढ़ी। मैं देख रही हूँ, मैं नमिता कुमारी जी देख रही हैं, शिवाजी सर जुड़े हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं, और आज मैं डॉक्टर रेखा मित्तल की एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ। तो लेकर चलती हूँ आपको उनकी कहानी की ओर। छोटी सी कहानी है लेकिन भावुक अवश्य करेगी आपको। वीसीआर, आपको याद होगा एक जमाना था जब हम वीसीआर पर कैसेट लगाकर देखते थे। तो देखिएगा वीसीआर। सुधीर आंगन में खड़े अपने पुराने हो गए स्कूटर पर किक मार रहे थे। अब तो यह सेल्फ स्टार्ट भी नहीं हो रहा, शायद मेरी ही तरह पुराना हो गया है। 2-4 किक मारने के बाद घर घर की आवाज से स्कूटर स्टार्ट हो गया। सुधीर बाबू चल दिए शहर की पुरानी मार्केट में। आज फिर
एक वीसीआर की तलाश में। पिछले कई दिनों से वीसीआर ढूंढ रहे हैं। कल शाम को पार्क में एक दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने बताया यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अच्छी दुकान है, एक बार कोशिश कर लीजिए। दुकान कुछ पुरानी सी थी, अंदर बाहर अव्यवस्थित सामान पड़ा था। स्कूटर खड़ा कर सुधीर सीधे दुकान पर पहुंचे। बताइए क्या चाहिए? एक वीसीआर चाहिए। जैसे ही सुधीर ने कहा, दुकानदार ने सुधीर को ऊपर से नीचे तक देखा और एक हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आई और कहा, वीसीआर? सर, आप कौन सी जमाने की बात कर रहे हो? वीसीआर तो आउटडेटेड हो गए। आजकल तो फिल्में पेन ड्राइव पर चलती हैं। नहीं, तुम वह सब छोड़ो। यदि तुम्हारे पास वीसीआर है तो मुझे दिखाओ। सुधीर ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। अरे छोटू, देख तो जरा पिछले हिस्से में कुछ पुराने वीसीआर पड़े हैं, इन साहब को दिखा दो। दुकानदार ने अपने सहायक को आवाज देते हुए बोला। वीसीआर? किस लिए? पता नहीं ये चलेंगे भी या नहीं। छोटू ने अपना ज्ञान झाड़ा। इनको वीसीआर ही चाहिए, ज्यादा मत बोलो। तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो। दुकानदार ने वीसीआर शब्द पर जोर देते हुए बोला। दुकानदार के बात में उपहास स्पष्ट था। पर मुझे वीसीआर चाहिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो यही खुशी थी कि कम से कम वहां वीसीआर है तो सही, मिला तो सही। थोड़ी देर बाद जद्दोजहद करते हुए छोटू एक पुराना डिब्बा उठाकर ले आया। मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने डिब्बे को साफ करके एक वीसीआर निकाला, बिजली के प्लग में लगाकर ऑन किया। वीसीआर चल रहा था। जल्दी से इसको पैक कर दीजिए, सुधीर ने कहा। दाम जो उसने बताया उसे दे दिया। हाँ, एक बात और, किसी को भेजकर जरा मेरे घर पर इसको सेट भी करवा दीजिए, सुधीर ने दुकानदार से कहा। एक बार फिर से दुकानदार ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और कहा, आप खुद ही कर लीजिए, इस समय दुकानदारी का समय है। अभी चेक कर लीजिए, बिका हुआ सामान वापस नहीं लूंगा। आप खुद ही कर दीजिए। फिर कुछ मन में बुदबुदाता हुआ अंदर चला गया। सुधीर ने दोबारा से बोला, मैं तुम्हारे सहायक को उसकी फीस दे दूंगा। किसी तरह सुधीर वीसीआर और छोटू दोनों को लेकर घर पहुंच गया। छोटू को भी मेरा वीसीआर लेना और उसको सेट करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, पर कुछ पैसों का लालच था, सो वो मेरे साथ आ गया। पर उसकी आंखों में प्रश्न अभी भी था। घर पहुंचकर सुधीर ने एक कमरे में छोटू को वीसीआर और टीवी दोनों को सेट करवा दिया। एक कैसेट भी निकाल कर दे दी और कहा, एक बार चेक कर लो। साहब, एक बात बताइए, आपने इस खटारा से वीसीआर के लिए रकम भी दी है और पता नहीं ये कितने दिन चलेगा। कुछ समझ नहीं आया मुझे। अभी बताता हूं तुम्हें, यह वीसीआर मेरे लिए बहुत कीमती है। सुधीर अंदर गए और व्हील चेयर पर बैठी हुई अपनी पत्नी शैली को वीसीआर वाले कमरे में ले आए। इनसे मिलो, यह है मेरी शैली। मेरी शैली की आखिरी इच्छा है कि वह अपनी शादी का वीडियो देखे, अपने जीवन के उन खुशनुमा पलों को एक बार फिर से जीना चाहती है। छोटू को साइड में ले जाकर बोला, यह ब्लड कैंसर की मरीज है और डॉक्टर ने बताया है कि अब कुछ दिनों की ही मेहमान है। छोटू की आंखों में आंसू थे। उसने दोनों को अभिवादन किया। अपनी फीस लिए बिना वह चला गया।
उधर वीसीआर पर गाना चल रहा था, विदाई का दृश्य था। साड़ा चिड़िया दा चंबा है, बाबल असी उड़े जाना, साड़ा चिड़िया दा चंबा है, बाबल असी उड़ जाना। तो यह थी एक बहुत छोटी सी कहानी, संवेदनशील, भावुक कर देने वाली कहानी वीसीआर। तो सचमुच पुराना ज़माना, पुरानी चीज़ें कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब उनसे हमारी यादें जुड़ी हों। तो मैं देख रही हूँ हमारे साथ राजीव गौतम जी, चंचल शर्मा जी, पुष्पा कान्याल दी जुड़ गई हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपकी उपस्थिति को। तो बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और भावपूर्ण कहानी थी, और हमारे रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्ते को, पुरानी चीज़ों से लगाव को दर्शाती हुई यह कहानी। डॉक्टर रेखा मित्तल जी, बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं उनकी दूसरी कविता, आज का कार्यक्रम बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि कहानी बहुत छोटी थी और कविताएं भी बहुत बड़ी नहीं हैं। ये कविता उनकी मुझे बहुत पसंद है। रेणुका आनंद जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय बालू लाल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। बिखरा हुआ, देखिएगा कितना सुंदर, एक्चुअली बहुत सच्चाई है उनके भावों में, उनकी रचनाओं में। सच में लगता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। आप देखिएगा उन्होंने इस बिखरे हुए को कितनी सुंदरता से संवारा है अपनी रचना में। देखिएगा, बिखरा हुआ इसका शीर्षक है कविता का, बिखरा हुआ। कभी कभी यह बिखरा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है, कभी कभी यह बिखरा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। नहीं बिखरता मन के अंदर, नहीं बिखरता मन के अंदर तो कैसे लिखी जाती कविता। नहीं बिखरता मन के अंदर तो कैसे लिखी जाती कविता। लावा बन नहीं बहता अगर तो कैसे उकेरे जाते सफेद वर्कों पर रक्त से शब्द। इसको फिर से सुनिएगा। नहीं बिखरता मन के अंदर तो कैसे लिखी जाती कविता। लावा बन नहीं बहता अगर तो कैसे उकेरे जाते सफेद वर्कों पर रक्त से शब्द। बिखरे हुए से तुम्हारे बाल, बिखरे हुए से तुम्हारे बाल और उलझे हुए से तुम कितने सुंदर लगते हो। बिखरे हुए से तुम्हारे बाल और उलझे हुए से तुम कितने सुंदर लगते हो। नीले आसमान में बिखरे हुए तारे, नीले आसमान में बिखरे हुए तारे खूब भाते हैं बाल मन को। नीले आसमान में बिखरे हुए तारे खूब भाते हैं बाल मन को। बरसात में बिखरी हुई बूंदें सुनाती हैं संगीत नया। बगिया में बिखरे हुए फूल देते हैं हर रोज सुकून। बगिया में बिखरे हुए फूल देते हैं हर रोज सुकून। मेरे बिखरे हुए ख्वाब ही, मेरे बिखरे हुए ख्वाब ही जीने की वजह बन जाते हैं। मेरे बिखरे हुए ख्वाब ही जीने की वजह बन जाते हैं। कभी कभी यह बिखरा हुआ भी मन को सुंदर लगता है। कभी कभी यह बिखरा हुआ भी मन को सुंदर लगता है। घर में बिखरे हुए खिलौने उम्मीद है एक नव सृष्टि की। घर में बिखरे हुए खिलौने उम्मीद है एक नव सृष्टि की। तुम्हारे मात्र होने से, तुम्हारे मात्र होने से बिखरा हुआ यह कमरा संवरा सा दिखता है। तुम्हारे मात्र होने से
बिखरा हुआ यह कमरा सवरा सा लगता है, इधर उधर फैली हुई ये पुस्तकें प्रमाण हैं हमारे जिंदा होने का। इधर उधर फैली हुई ये पुस्तकें प्रमाण है हमारे जिंदा होने का। जरूरी नहीं कि समेटा जाए, जरूरी नहीं कि समेटा जाए हर बार यह बिखरा हुआ। कभी कभी यह बिखरा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। जरूरी नहीं कि समेटा जाए हर बार यह बिखरा हुआ। कभी कभी यह बिखरा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी यह बिखरा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये थी कहानी बिखरा हुआ, डॉक्टर रेखा मित्तल की, जो चंडीगढ़ से हैं और बहुत ही प्यारी मित्र हैं हमारी। और वो जहाँ जाती हैं वह खुशी और हंसी की बौछार बिखेर देती हैं। तो आज का कार्यक्रम सच में बहुत छोटा रहा, एक छोटी सी कहानी और 2 छोटी छोटी कविताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। वैसे उनकी लेखनी इतनी भावपूर्ण होती है, मैं चाहूँगी कि आप उनकी कहानियों की किताबें खरीदें, अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी और पढ़ें। जी, फैली हुई पुस्तकें सबूत हैं हमारे जिंदा होने का। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सच में घर बिल्कुल हर समय सवरा रहे तो वो घर नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई होटल में आ गए हो। तो थोड़ा फैला हुआ घर अच्छा लगता है। हाँ, अब होता है ड्राइंग रूम काफ़ी है एक साफ सुथरा रहने के लिए, बाकी सब जगह आपके होने का जो महत्व है वो बताता है कि आप घर में हैं, तभी तो फैलेगा जब आप घर में हैं। तो ये बहुत ही उनकी बहुत प्यारी कविता मुझे बहुत पसंद है। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को एक और कहानी, 2 कविताओं के साथ, एक नए रचनाकार के साथ। आप जुड़ना ना भूलें। हर मंगलवार को शाम 7 बजे कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर मैं आपकी होस्ट और मित्र डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, मैं देख रही हूँ विनीता शर्मा दी जुड़ी हैं, मैं आपकी बधाई उन तक पहुँचा दूंगी, क्योंकि मुझे वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और धन्यवाद आप सभी का। आज मैं एक नई जगह अपने मित्र के घर से कर रही हूँ, और तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर कहानी लिखने के लिए। कहानियाँ ज़रूर पढ़ा करें आप, कहानियों से संवेदनाएं जागती हैं, और कहीं ना कहीं हर कहानी कोई ना कोई शिक्षा देकर जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी कभी हम सफाई के प्रति इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये क्यों फैला दिया, बच्चों को भी बहुत डांटते हैं। अब बच्चों को क्या है, पार्क में घूमने के खेलने की जगह नहीं मिलती, घर में ही खेलेंगे। अगर घर में वो बिखेरेंगे नहीं तो खेलेंगे कैसे? तो उन्हें बिखेरने दीजिए, कोई बात नहीं। आप एक ही बार समेटिए जब आपको समय मिले, बार बार मत समेटिए, लेकिन उनके बचपन को बचपन में ही रहने दीजिए, खेलने दीजिए, खिलौने बिखरे रहने दीजिए, और किताबें यहाँ वहाँ होनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, वरना शेल्फ में तो वो एक शो पीस हो जाती हैं। तो इसी के साथ, शुभकामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को। वैसे बीच में भी मिलती हूँ, मैं थर्सडे को आती हूँ त्रिवेणी में। इस बार आइएगा त्रिवेणी में शाम 7 बजे गुरुवार को। आजकल हम जोड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। पिछली बार हम लेकर आए थे परम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी दी वरिष्ठ साहित्यकार ममता किरण जी को, और इस बार हम लखनऊ के 2 श्रेष्ठ कवि और कवित्री जो पति पत्नी भी हैं, उनकी जोड़ी को लेकर आ रहे हैं। नाम है उनका डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी और आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी। तो उन दोनों के से बात भी करेंगे और उन्हें सुनेंगे भी इस गुरुवार को शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।